गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड कैनाल रेज के बारे में बताया था कि किस प्रकार से कैथोड किरणों की और कैनाल किरणों की खोज हुई थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज डन बाय द जे थॉमसन। एंड जो आज तुमको यहाँ पे इसके अंदर बताना था, जो टॉपिक मैंने तुमको बताया था, वो हमारे पास टॉपिक आ जाता है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब अल्फा रे प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा रे प्रकीर्णन प्रयोग को किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर 1911 के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की खोज की थी। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था, तो इस एक्सपेरिमेंट का हर एक पार्ट, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब सबसे पहली बात, जब उसने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने रेडियम को लिया था। ठीक है, उसने किसको लिया था? रेडियम। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव तत्व क्या करते हैं? अपने अंदर से विकिरण, मतलब रेडिएशन को लगातार बाहर निकालते रहते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन यही आता है कि भाई व्हाई डू रदरफोर्ड चूज रेडियम, या इसी में थोड़ा सा यहाँ पे इसके अंदर चेंज कर देते कि रेडियम से बाहर क्या निकलते हैं? रेडियम से बाहर निकलती है अल्फा रे। कि रदरफोर्ड ने केवल अल्फा रे को ही क्यों चूज किया, बीटा रे या गामा रे को चूज क्यों नहीं किया? रेडियम जिसको लिया था, जो रेडियम है, रेडियम अल्फा रे का स्रोत, रेडियम अल्फा किरणों का स्रोत होता है, मतलब इट इज द सोर्स ऑफ द अल्फा रेज। तो क्वेश्चन पहले ये आता है कि रदरफोर्ड ने अल्फा रे को ही क्यों चुना, रेडियम को ही क्यों चुना? तो इसका रीजन हमारे पास क्या है कि जो अल्फा किरणें होती हैं, जो अल्फा रेज है, अल्फा रेडिएशन है, इनके ऊपर अल्फा रेज दैट विल हैव 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 इकाई धन आवेश होता है। ठीक है, इट हैव 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज मास ऑफ द 4 यूनिट, और इसके ऊपर जो द्रव्यमान है, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 इकाई द्रव्यमान होता है। तो रदरफोर्ड ये चाहता था कि जो भी स्रोत हो वो कम से कम उसके अंदर थोड़ा सा द्रव्यमान हो, ताकि उसको कंसिडरेबल मूवमेंट मिल सके। ठीक है, उसको आवश्यक संवेग मिल सके। मोमेंटम मतलब संवेग। अब संवेग ज्यादा होगा तो पेनिट्रेट मतलब भेदन क्षमता ज्यादा होगी। अब जैसे अगर टक्कर किससे हो, अगर ट्रक से हो या कार से हो, तो बेटा अगर दोनों की गति बराबर होती है, स्पीड बराबर होती है, तो ट्रक से होने वाली जो दुर्घटना होती है ज्यादा भयंकर होती है। ठीक है, ज्यादा डेंजरस होती है। तो एक तो रदरफोर्ड चाहता था कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर धनावेश या ऋण आवेश, आवेश तो बेटा कोई भी हो, लेकिन मोमेंटम ज्यादा हो। सेकेंड, अब एक बात तो है कि एक इकाई मतलब 1 यूनिट चार्ज हो, इसके ऊपर कितने यूनिट चार्ज है? 2 यूनिट चार्ज है। तो 2 यूनिट चार्ज से इलेक्ट्रॉन के तरफ होने वाले आकर्षण का भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो उसने अल्फा किरणों को यहाँ पे इसके अंदर चुना। जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा रेज, जो अल्फा रेज है, ये वास्तव में हीलियम परमाणु होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ये वास्तव में हीलियम परमाणु है। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। मास नंबर या द्रव्यमान संख्या 4 होती है। हीलियम परमाणु, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखा है। हीलियम परमाणु जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखा है। 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखा है। इट इज द एक्चुअली द हीलियम एटम विच हैव लॉस्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन।
दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखा है, तो इसके कारण इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना हो गया 4। तो रदरफोर्ड को ज्यादा मोमेंटम चाहिए था, संवेग अधिक चाहिए था, ठीक है, इस कारण उसने क्या किया, अल्फा किरणों का चुनाव किया। दूसरा, यहाँ पे इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि वाई डूम या वाई डिड रदरफोर्ड चूज गोल्ड मेटल, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसने एक फॉइल ली थी, ये किस चीज की फॉइल ले रखी है, ये फॉइल ले रखी थी गोल्ड की, सोने की ले रखी है, ठीक है। अब उसने केवल गोल्ड को ही क्यों चुना, दिस इज बिकॉज, ठीक है, रदरफोर्ड वांट्स as thin layer of metal as possible, क्योंकि रदरफोर्ड चाहता था धातु की पतली से पतली पन्नी को चाहता था, पतली से पतली वक्र को यहाँ पे इसके अंदर चाहता था। और जो गोल्ड है, सोना होता है, इट इज द मोस्ट मैलिएबल, ठीक है, गोल्ड की आघात वर्ध्यता सबसे ज्यादा होती है, गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल है। इन 2 कारणों से उसने गोल्ड को चुना था एक्सपेरिमेंट के लिए। अब जो कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व होता है उसको किस में रखा जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व को ग्लास बॉक्स में रखते हैं, कांच के बक्से में रखते हैं, ताकि जो रेडिएशन से बाहर ना जा पाए, यहाँ से अल्फा रे बाहर निकले। और ये वाला जो उसने लगा रखा है, ये लगा रखी है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर यदि कोई भी आवेशित कण टकराता है, जिंक सल्फाइड के ऊपर यदि कोई भी आवेशित कण टकराता है, तो उसके ऊपर क्या चीज आएगी, सेंटिलेशन, एक चमक आएगी जिससे वो पहचान ले, ठीक है। अब पहले तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन आते हैं कि रदरफोर्ड ने अल्फा रे पार्टिकल को ही यहाँ पे इसके अंदर क्यों चुना था, और रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल को क्यों चुना, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली, या पहले जितने भी फिलोसफर थे, जितने भी दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि मैटर इज कंटिन्यूअस इन द नेचर, और उनके बीच कोई भी गैप, कोई भी रिक्त स्थान नहीं हो सकता। इसका मतलब जब अल्फा कण टकराएंगे, पतली से पतली जो उसने पन्नी चाहिए थी गोल्ड की, तो ये जो गोल्ड की पन्नी थी ये लगभग 1000 एटम थिक थी, लगभग 1000 परमाणु मोटे थी। इसकी थिकनेस कितनी थी, लगभग 1000 एटम के जितनी थी। अब उसके अकॉर्डिंगली तो क्या था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली जैसे ही अल्फा किरणें टकराएंगी, तो जो परमाणु है, जो एटम है, वो डेंस है, तो हार्डली 1 या 2 पार्टिकल आगे जा पाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि हार्डली 1 या 2 पार्टिकल या कुछ थोड़े बहुत और यहाँ पे पार्टिकल चले जाएंगे, क्योंकि जो एटम है डेंस है। अब इनके बीच, अगर एटम स्फेरिकल है तो इनके बीच जो गैप है, उस गैप के बीच में से कोई अल्फा कण जानी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ, तो अब इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, उसने क्या निरीक्षण किया, रदरफोर्ड ने देखा कि जो पहला पॉइंट है 99.9% जो अल्फा किरणें थी, ठीक है, दैट पास्ट स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधी चलेगी। 99% किरणें क्या चलेगी, बिल्कुल सीधी गुजर गई। अब एक बार में तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये काम हुआ, तो हुआ क्या, उसके अकॉर्डिंगली हार्डली 0.01% से 0.1% के बीच किरणें आगे जानी चाहिए थी, रेडिएशन आगे जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, 99.9% जो किरणें हैं वो लगभग सीधी चली गई। रदरफोर्ड ने अपने शब्दों में इसे बिल्कुल इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय माना, और उसने कहा ये जो रिजल्ट आया, ये जो परिणाम आया, ये उसी प्रकार आश्चर्यजनक है, इतना अनबिलीवेबल है कि यदि आप किसी टैंक से 15 इंच के गोले को दागते हो, इफ यू फायर ए 15 इंच शेल फ्रॉम ए टैंक,
अब जिसके ऊपर दागा उसके पास बचाव के लिए क्या है, उसके पास बचाव के लिए केवल टिश्यू पेपर है। वो टिश्यू पेपर से 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर लेके आगे अड़ा देता है। गोला टकराता है टिश्यू पेपर से और टकरा कर वापिस टैंक के ऊपर ही आके चला जाता है। मतलब तुम सोच सकते हो कितनी हैरानी रदरफोर्ड को हुई कि जैसी पहली ऑब्जर्वेशन आई 99.9% जो अल्फा रे है वो बिल्कुल सीधी गुजर गई। ठीक है। सेकेंड थिंग, some alpha particles deflected at small angles। जो कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण से विचलित हो गए। ठीक है। अब डिफ्लेक्शन कब आ सकता है, विचलन कब आ सकता है, ये तभी आ जा सकता है जब सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज, कोई धनावेशित वस्तु हो। अब अल्फा कण के ऊपर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। और चार्जेस क्या करते, पॉजिटिव रिपल्शन तो तभी होगी। ठीक है। रिपल्शन तो तभी होगी, प्रतिकर्षण तो तभी होगा। इसका मतलब कि जो सेंटर के अंदर है कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट है, वो कितनी हार्ड है इस बात का भी पता लगेगा, लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या है जो सेंटर के अंदर, जो बिल्कुल बीच के अंदर परमाणु के बीच में है, उसके ऊपर धन आवेश है। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो उसने की, थर्ड ऑब्जर्वेशन में लगभग 12,000 में से एक, अप्रोक्सीमेटली 12,000 में से केवल एक पार्टिकल, वो केवल क्या हुआ, वो 90 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 90, मतलब टकराया और वापिस आपके पास आ गया। 120 पे भी आ सकता है, 180 पे भी आ सकता है। और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये कुछ पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शन हुआ, अब अल्फा रे जितने भी आई थी उनके ऊपर कौन सा आवेश था, धनावेश, और धनावेश जैसे ही आए तो इसका क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। अब कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को जो उसने लिया था, अल्फा कणों को लिया था, उसका द्रव्यमान 4 यूनिट था। उसका द्रव्यमान कितना था, 4 इकाई द्रव्यमान था। मतलब पार्टिकल हैवी है। ये हैवी पार्टिकल परमाणु में, एटम के बिल्कुल सेंटर से जाकर टकराकर वापिस आ जाता। इसका मतलब सेंटर के अंदर जो भी चीज है वो लगभग बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा सघन है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और एटम का सारा मास उसी के अंदर है। तो ये बेटा मैंने 4 या 5 अल्फा कण बना रखे हैं। ये वाली जो गोल्ड फॉइल ली थी, लगभग कितने एटम्स, 100 एटम्स थिक थी अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से अल्फा कण को उसने क्या किए, अल्फा कण की बमबारी। ठीक है। क्योंकि टर्म्स जैसे आप लिखोगे कि अल्फा कणों की बौछार की, ठीक है, बमबारी की, जिसे बोलेंगे बम्बार्डमेंट। ठीक है। दीज अल्फा रेज दीज आर बम्बार्डेड फ्रॉम हियर। तो जो 99.9% थी वो हमारे पास बिल्कुल सीधी चलेगी। तो जो सीधी आने वाली थी 99.9% तो आगे सीधी। 12,000 में से कोई एक वो टकराई और बिल्कुल वापिस आ गई। एंड सम अल्फा पार्टिकल दैट विल डिफ्लेक्टेड एट वेरी स्मॉल एंगल। तो ये तो थी उसकी ऑब्जर्वेशन। अब उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, अब एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं किया, कई बार किया। एक्सपेरिमेंट कई बार करने के बाद अब उसने क्या निकाला, कंक्लूजन। ठीक है, मतलब निष्कर्ष। किस निष्कर्ष के ऊपर वो पहुंचा। तो बेटा पहले जो 2 क्वेश्चन, मतलब मैंने पॉइंट बताए थे कि अल्फा किरणों को क्यों चुना, गोल्ड फॉइल को क्यों चुना, वे 2 क्वेश्चन थे। अब व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो बुक में बिल्कुल हमारे पास तीनों पॉइंट दे रखे हैं, ये आप देख लेना, समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन था। अब जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। 3 पॉइंट इसके आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ये भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है।
what are the conclusion of Rutherford alpha ray scattering experiment। अब जब 99.9% जो अल्फा पार्टिकल है वे क्या गए, बिल्कुल के बिल्कुल सीधे चले गए। 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इसका मतलब अब हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्पेस, ज्यादातर जो जगह है इनसाइड एटम इज एम्प्टी। ज्यादा से ज्यादा जगह बिल्कुल क्या पड़ी है, बिल्कुल खाली पड़ी है। सेकेंड थिंग, there is very dense positively charged spherical body in the center। सेंटर के अंदर, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर अत्यधिक सघन धन आवेशित भाग है। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहीं पर उसने अब इसके अंदर कहा था कि जितना भी परमाणु का द्रव्यमान आता है, ऑल द मास ऑफ एटम लाइज हियर। सारा का सारा परमाणु का द्रव्यमान इसी में है। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान यही है। अब ये वाली जो अत्यधिक सघन थी, वेरी डेंस, जो बॉडी की उसने खोज की, इसी को ही उसने नाम दिया नाभिक, न्यूक्लियस। इसी को ही क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। इसको नाम दिया नाभिक। अब दो बातें यहाँ पे उसने बताई कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब नाभिक के ऊपर केवल क्या है, धन आवेश है। ठीक है, न्यूक्लियस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, और उस टाइम तक प्रोटॉन की भी खोज हो गई थी। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर केवल क्या चीज आई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो जे थॉमसन का मॉडल था कि एटम इट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जो परमाणु है वो धन आवेशित गोला है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इसका मतलब पूरे परमाणु के ऊपर, पूरे गोले के ऊपर धन आवेश नहीं है। वो जितना भी धन आवेश कहां पर आ गया, एक सेंटर के अंदर आ गया, एक छोटे से पार्ट के अंदर यहाँ पर आ गया। इसी छोटे से पार्ट को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस या नाभिक। इस तरीके से नाभिक की खोज हुई थी। और चौथी बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, नाभिक का आकार, it is 10 की पावर -5 टाइम्स as that of atom। मतलब नाभिक का आकार बराबर 1/1,00,000 गुना परमाणु का आकार। जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो एटम से 1,00,000 गुना छोटा है। कितना छोटा है, इस बात की भी कल्पना की यदि एक बड़े फुटबॉल के ग्राउंड में, ठीक है, इन एनी स्टेडियम ऑफ द सॉकर, फुटबॉल के बड़े ग्राउंड के अंदर बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच अगर आप एक मटर का दाना रख देते हो, आपने एक मटर का दाना रखा, तो मटर का दाना तो होगा नाभिक, वो तो होगा न्यूक्लियस, और पूरा स्टेडियम क्या होगा, एटम। पूरा का पूरा स्टेडियम हो जाएगा परमाणु, मतलब ज्यादातर जगह खाली पड़ी है। जितना भी द्रव्यमान आया कहां पर आया, नाभिक के अंदर। तो इस तरीके से अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो जे थॉमसन का मॉडल था,
ठीक है। जे जे थॉमसन मॉडल को बिल्कुल पूरे तरीके से नकार दिया, ये वाला मॉडल हमारे पास बिल्कुल गलत यहाँ पे इसके अंदर हो गया। और इसके बाद हमारे पास आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अगला जो मॉडल कौन सा आया, रदरफोर्ड का। जे जे थॉमसन का मॉडल जो था वो नकार दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया और रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल दिया। रदरफोर्ड्स मॉडल्स ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु है एटम के अंदर, अब दो भाग हो गए। इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, एक तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब बाह्य नाभिकीय भाग, और दूसरा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट मतलब नाभिकीय भाग, नाभिकीय भाग मतलब न्यूक्लियस। तो एक तो हो गया न्यूक्लियस और दूसरा यहाँ पे इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हो गए प्रोटॉन, और जब बाह्य न्यूक्लियस भाग इसके अंदर आ गए इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो एटम है, जो परमाणु है, उसके सेंटर के अंदर जो नाभिक है उसके समस्त धन आवेश है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार दो बातें यहाँ पे इसके अंदर बताई। पहला तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, न्यूक्लियस बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। ठीक है, एंड all mass of atom, all mass of atom lies in it, नाभिक परमाणु के केंद्र में उपस्थित है, और परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसी में है। सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट स्फेरिकल ऑर्बिट्स, and electrons revolve around the nucleus. In these discrete orbit, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर विशेष कक्षा के अंदर उपस्थित होते हैं, और इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इसके अंदर बताई। अब सेकेंड, अब इस मॉडल को किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इस रदरफोर्ड मॉडल को, इसी तरह रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ने केवल इसको बताया कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो न्यूक्लियस है, नाभिक, नाभिक को तो मान लिया सन, सूर्य मान लिया, और जो प्लेनेट है उन प्लेनेट को मान लिया इलेक्ट्रॉन, जो ग्रह हैं ग्रह को मान लिया इलेक्ट्रॉन।
इसका मतलब जैसे स्पेस में ज्यादातर जगह खाली पड़ी है, उसी तरीके से एटम में भी ज्यादातर जगह खाली पड़ी है। अब तीसरी बात जो उसने आप इसके अंदर ली कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये दोनों यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, कुल धन आवेश है, वो किसके बराबर हो जाएगा, कुल मिलाकर ऋण आवेश के। द टोटल पॉजिटिव चार्ज इट इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, एंड हेंस जो रदरफोर्ड इज एबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने परमाणु उदासीन किस प्रकार होता है, रदरफोर्ड ने ये बात भी बता दी। अब जैसे ही उसने अब इसके अंदर बात बता दी तो थोड़े टाइम तो चला मॉडल, लेकिन उसके बाद क्या आगे कमी आनी, बेटा कमी तो सारे निकाल लेंगे। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक का मतलब क्या कमी इसके अंदर आ गई। अब रदरफोर्ड ने बताया कि सेंटर में तो हो गया न्यूक्लियस, सारा का सारा मास इसी में है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो इसके चारों ओर कहाँ चक्कर लगाते हैं, इन द ऑर्बिट इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, चारों ओर वृत्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगाते हैं। अब जैसे ये बात बता दी, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या कहती है, ठीक है, नाभिकीय भौतिकी शास्त्र क्या कहता है, हमने इसी क्लास में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा। चैप्टर नंबर 8 था मोशन, ठीक है, गति। बिल्कुल लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ में चक्कर काटने लग रहा है, तो बेटा हर मोमेंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। हर एक मोमेंट के ऊपर हर एक क्षण उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, सेंटर से उसके ऊपर फोर्स जो लगेगी उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या कहता है कि एनी पार्टिकल, एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ मस्ट रेडिएट एनर्जी। कोई भी वस्तु, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में घूमेगी तो अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर निकालेगी। उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सेंटर से जो फोर्स लगाई जाती है, केंद्र से जो बल लगाया जाता है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। लेकिन अब यहाँ न्यूक्लियस तो कोई फोर्स आप इसके अंदर लगाएगा तो न्यूक्लियस अपनी एनर्जी तो खर्च करेगा नहीं। अब इसी को लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमने लग रहा है और उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो ऊर्जा है, वो धीरे धीरे क्या होगी, कम। मतलब एनर्जी क्या होने लग रही है, रेडिएट होने लग रही है, एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। एनर्जी क्या कर रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। अब जैसे ही ऊर्जा बाहर निकलेगी तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी और नाभिक उसको अपनी ओर खींचने लगेगा। न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इट, और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के टक्कर मारेगा। इलेक्ट्रॉन इट विल अल्टीमेटली हिट द न्यूक्लियस। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ, इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो जो एटम होगा, एटम विल बी हाईली अनस्टेबल। एटम विल बी हाईली अनस्टेबल, मतलब जो परमाणु होगा, परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा, परमाणु अस्थायी, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, हाईली अनस्टेबल परमाणु अस्थायी रूप में विद्यमान होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिंपली आ गया, बट इट इज नॉट हैपनिंग एनीवेयर,
मतलब ये हो ही नहीं रहा, ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं रहा। इसका मतलब जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, ये वाला जो उसने रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, ये रदरफोर्ड का मॉडल भी गलत साबित हुआ, ठीक है। अब मेन बात ये आती है, रदरफोर्ड ने भी जो मॉडल दिया वो भी हमारे पास क्या हुआ कि गलत हो गया। तो इसके बाद अगर रदरफोर्ड का मॉडल गलत है तो फिर ठीक किसका है? अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है कि अगर रदरफोर्ड का मॉडल भी गलत है तो हम ठीक किसके मॉडल को लेंगे? ज्यादा लंबे टाइम इंतजार नहीं करना पड़ा और रदरफोर्ड का जैसे ही मॉडल यहाँ पे इसके अंदर दिया, अगला मॉडल आ गया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर, ठीक है। जो बोहर का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था नील्स बोहर। उसने 1913 में 113 के अंदर अपना मॉडल यहाँ पे इसके अंदर दिया और रदर इसके अंदर नील्स बोर ने कुछ बहुत ज्यादा बातें इसके अंदर नहीं बताई। अब उसने केवल स्टेबिलिटी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी स्टेबिलिटी, उसके स्थायित्व को, कि किस तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर घूमते भी हैं तो उसमें स्टेबल कैसे होंगे, इस बात को उसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट हमारे पास थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो इसके पोस्टुलेट्स हैं, मेन पोस्टुलेट्स, ठीक है, ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बात वही थी, क्योंकि और किसी चीज की डिस्कवरी नहीं थी, एक प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो सेंटर में तो न्यूक्लियस है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया कि परमाणु के सेंटर के अंदर नाभिक है, इस पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं किया। इट मीन्स एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पहला हमारे पास क्या आ गया कि जो एटम होता है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड इट। जो पॉइंट उसने बताया था वही इसके अंदर उसने बताया कि जो एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास है, धनात्मक, नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी के चारों ओर चक्कर काटेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके चारों ओर चक्कर काटेंगे? इसी के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर ही चक्कर काटते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब इसके चारों ओर घूमेंगे तो इन सेपरेट या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, मतलब एक जो पाथ हमारे पास आ गया जिसको एनर्जी शेल का नाम दिया, मतलब एक परमाणु के अंदर, परमाणु में एक धन आवेशित नाभिक होता है जिसमें सारा द्रव्यमान आता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभक्त कक्षा में चक्कर काटते हैं, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट तो हमारे पास, पहला पॉइंट यही रदरफोर्ड ने बताया था। अब स्टेबिलिटी को कैसे फिक्स किया? जो सेकंड पॉइंट आया, व्हेन रिवॉल्विंग, जब ये घूमने लग रहे हैं, व्हेन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स यूज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट।
जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते समय कक्षा की जो विभक्त कक्षा है, कक्षा की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मतलब वे अपनी एनर्जी खर्च नहीं करते, वे अपनी एनर्जी यूज नहीं करते। व्हेन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन यूज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब वो अपनी एनर्जी का यूज ही नहीं करने लग रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा होगी वो बाहर नहीं निकलेगी। इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी एनीमोर। ठीक है। अब किसी भी एटम के चारों ओर जब ये घूमने लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जितनी भी हमारे पास कक्षा आई उन कक्षाओं को एनर्जी शेल, ऊर्जा की कक्षा कहा गया। तो ये वाली जो पहली आई इसको के, दूसरे वाले को एल, तीसरे वाले को एम, चौथे वाले को एन, इस तरीके से नाम दिया गया। ठीक है। ये जो के एल एम एन है ये हमारे पास ऊर्जा की कक्षाएं, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। इन सभी को क्या नाम दिया? इन सभी को नाम दिया एनर्जी शेल। ठीक है। तो जो हमारे पास के है ये पहली कक्षा है, फर्स्ट जो एनर्जी शेल है, एल होगी वो सेकंड होगी, एम होगी वो थर्ड होगी और एन होगी वो फोर्थ, वो चौथी कक्षा होती है। ठीक है। अब ये जो शेल की एनर्जी होती है, कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। अब जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तीसरा जो मेन पॉइंट यहाँ पे इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन्स कक्षा की जो यहाँ पे इसके अंदर कक्षा की ऊर्जा के अनुसार ही भरे जाते हैं। अब जो सबसे पहली कक्षा यहाँ पे इसके अंदर आ गई, जो फर्स्ट हम हमारे पास पहली शेल है इसको मैं नाम दे देता हूँ E1, दूसरा हो गया E2, तीसरा हो गया E3 और चौथा हो गया E4। तो जो नाभिक के सबसे पास यहाँ पे इसके अंदर होंगे कक्षा होगी, उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, मतलब E1 इज द लेसर, सबसे कम ऊर्जा इसकी है। दूसरी कक्षा की ऊर्जा उससे ज्यादा हो जाएगी, तीसरी की उससे ज्यादा और चौथे की उससे ज्यादा, पांचवी की उससे ज्यादा। मतलब सबसे कम जो एनर्जी है वो पहली शेल की है, सेकंड की उससे ज्यादा, तीसरी की उससे ज्यादा, चौथी की उससे ज्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर पोस्टुलेट यहाँ पे इसके अंदर आता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन, जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, इफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है इट गेन्स एनर्जी देन इट जम्प्स टू हायर शेल्स। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो यह ऊर्जा के अनुसार ऊंची कक्षा में आ जाएगा, ऊंची कक्षा में छलांग लगा सकता है। मतलब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये एनर्जी ले ले, इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, अगर इसके पास कहीं से एनर्जी आ जाती है, अगर ये एनर्जी को, ऊर्जा को, एनर्जी को गेन कर ले, ऊर्जा ले ले, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जंप कर जाएगा, ये छलांग लगाकर ऊपर वाली कक्षा में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में जंप कर सकता है। 500 पॉइंट इसी का है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को त्यागता है तो वो क्या करेगा, नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां भी रहेगा वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी रहेगा। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी शेल, किसी भी कक्षा में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास फिक्स रहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे, विच इज गिवन बाय 2n²। जो n है वो कक्षा का नंबर हो गया। ठीक है। k के लिए, फॉर k कक्षा के लिए n का मान 1, l के लिए n का मान 2, m के लिए n का मान 3
और n के लिए n का मान हो जाएगा 4। तो फॉर्मूले में लगाते हैं बेटा, तो n का मान फॉर के शेल के लिए n का मान 1, तो 2 गुना 1 का वर्ग, तो k के अंदर मैक्सिमम नंबर फॉर एल शेल n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 गुना 2 का वर्ग, 2 गुना 4, तो m के अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। m के अंदर n की वैल्यू कितनी होगी 3, 2 गुना 3 का वर्ग, तो 2 गुना 9 18 इलेक्ट्रॉन। n के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 गुना 4 का वर्ग, 2 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, तो n के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन अब जैसा बताया कि इलेक्ट्रॉन्स दीज आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ द शेल। अब 9th क्लास में थोड़ा कम बता रखा है, तो बेटा केवल हमारे पास ये शेल नहीं होती, मतलब केवल मेन शेल नहीं होती, मेन शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं, और ऑर्बिटल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। अब ये जो बाकी है ये हमारे पास हायर क्लासेस के अंदर हम इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन बस तुमको एक बात का ध्यान रखना, किसी भी परमाणु के लिए फॉर एनी एटम, किसी भी परमाणु के लिए बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब इन आउटर शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन से आते हैं। इसी कारण आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, अष्टक, 8। जो सबसे बाहर वाले ऊर्जा की शेल होती है, इसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल की यूजफुलनेस, कि भाई इसकी यूजफुलनेस क्या इसके अंदर आगे कि उसने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को कि जो परमाणु स्थायी कैसे है, उसने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहे हैं वो अपनी ऊर्जा का खर्च करेंगे ही नहीं। अगर आप किसी फैमिली मेंबर, किसी दोस्त के काम से जाने लग रहे तो बेटा आने जाने का खर्चा अपनी जेब से थोड़ी दोगे, भाई देगा जिससे काम से जाने लग रहे हो। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहे हैं और इसके अंदर ऑर्बिट के अंदर कक्षा में, तो कक्षा की ऊर्जा का उपयोग करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे ही नहीं। इसका मतलब बोर ने क्या किया, परमाणु मॉडल को स्टेबल यहाँ पे इसके अंदर बता दिया। बेटा आज यहीं तक बताने लग रहा हूँ बोर मॉडल के अंदर, तो बोर मॉडल तक पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इसके अंदर आती है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे इसके अंदर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर लगभग यहाँ पे इसके अंदर सभी बच्चों के यहाँ पे इसके अंदर पास है। दूसरी बात बेटा, ओमिक्रॉन, बरसात का सीजन है तो ओमिक्रॉन भी यहाँ पे बाढ़ के अंदर बहुत ज्यादा फैलने लग रहा है। कोरोना का यहाँ पे इसके अंदर जो चेंजिंग वेरिएंट फॉर्म में, तो बेटा मास्क लगाकर रहो, ठीक है। बाहर जाओ उस टाइम मास्क यहाँ पे इसके अंदर लगाकर रहो। अपने हाथ को टाइम बाय टाइम सैनिटाइज यहाँ पे इसके अंदर करते रहो। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। औरों को भी यहाँ पे इसके अंदर बोलो कि बेटा वे भी यहाँ पे इसके अंदर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बेटा देखो आपके स्कूल के टीचर, आपके टीचर का यहाँ पे इसके अंदर पब्लिसिटी यहाँ पे इसके अंदर होने वाली है, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज बोर मॉडल के अंदर अगले टॉपिक में हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो टेबल बता रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म करने की, ठीक है बेटा। थैंक यू।